Hi friends, you are most welcome in this part of series of practice session on your direct tax laws and international taxation। आपके अपकमिंग अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए मैंने जो आपके लिए दो बैक टू बैक सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं रिवीजन सेशंस एंड प्रैक्टिस सेशंस की। अभी आपने रिवीजन सेशंस की सीरीज में लास्ट सेशन में मेट एएमटी बायबैक डीम्ड इनकम और उसके टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने रिवाइज किए, उन्हें देखा। और आइए अब हम उन डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज के पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है। और शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स हम इस सेशन की मैथ से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं उनसे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स आइए जरा मैं शुरुआत करता हूं जुलाई 21 का ओल्ड कोर्स का जो क्वेश्चन है उससे। ये जो नोट्स हैं ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल सी सतीश मंगल से। ठीक है, और मैंने अर्लियर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी जो उन फाइल्स का लिंक है वो आपके साथ में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आपको इजीली वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए माय डियर फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं जुलाई 21 का ओल्ड कोर्स का जो क्वेश्चन है उसमें क्या हमें प्रोवाइड किया गया है। माधव लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी furnishes the following particulars in respect of assessment year 22-23। माय डियर फ्रेंड्स एडवाइजेबल है कि आप क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशंस को रीड करने से पहले जो क्वेश्चन की डिमांड है वो देख लीजिए, उससे आपका क्वेश्चन को रीड करने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंगली ही हर एक इंफॉर्मेशन का जो ट्रीटमेंट है वो अपने मन में बनाते चलोगे, है ना। तो देखो डिमांड क्या है क्वेश्चन की, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट ऑफ माधव लिमिटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 जेबी। तो हमें यहां पर क्या करना है, बस केवल कंपनी का बुक प्रॉफिट निकाल कर देना है। तो बुक प्रॉफिट के एंगल से हम हर एक इंफॉर्मेशन का जो भी ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करते चलेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हमें गिवन है 14,58,000, हम एज इट इज फिगर ले लेंगे। राइट अब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की जो पोजीशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रखा है, सबसे पहले क्रेडिट साइड की जो डिटेल्स हैं उसमें डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज हमें गिवन है 225 का। अरे ये अदर सोर्सेज की इनकम है, अभी हमने रिवीजन सेशन में डिस्कस किया था कि अदर हेड की इनकम अगर पी एंड एल में इंक्लूडेड है तो उसे इंक्लूडेड बने रहने देंगे, हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं नो ट्रीटमेंट। ओके, then share in income of an AOP as a member the AOP has paid tax at MMR। तो my dear friends अगर AOP ने MMR पर टैक्स दे दिया है तो जो मेंबर शेयर है वो हमारी एसएससी कंपनी मेंबर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होना है, इसीलिए हम इसे बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनने दे सकते, इसको हम लेस करेंगे। Then long term capital gain on sale of shares on which STT was paid at the time of acquisition and sale। तो क्या फर्क पड़ता है, अदर हेड की इनकम है हम तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, जो गेन इंक्लूडेड है प्रॉफिट में उसे इंक्लूडेड ही बने रहने देंगे। अब इन्होंने पीएनएल में डेबिट साइड में क्या क्या कर रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस, पहले तो हम इसको ऐड करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन जो होगा हम उसको लेस करेंगे। यहाँ तो रिवैल्यूएशन जैसी कोई बात हमें देखने को मिल नहीं रही, और इन्होंने जो डेप्रिसिएशन हमें दिया है अलाइबल एज पर आईटी रूल्स, हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है, नो यूज, क्योंकि हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और बुक प्रॉफिट निकालने के लिए तो माय डियर फ्रेंड्स हमें जो कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन है उसी को बेस बनाना होता है। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे एंड देन यही हमें डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन अपीयर हो रहा है तो इसको लेस कर देंगे। राइट लेकिन प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए शो जरूर करना है। एंड देन प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी डेबिटेड है तो हम उसे भी क्या करें फ्रेंड्स, ऐड करेंगे ना। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, अरे ये तो प्रोविजन फॉर असर्टेन लायबिलिटी हो गया, इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अनसर्टेन लायबिलिटी के प्रोविजन ही ऐड होते हैं ना। देन माय डियर फ्रेंड्स लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कंप्यूटेड एज पर एएस 13। अब इसके लिए तो बुक प्रॉफिट के एग्जॉस्टिव सेंस में दिए गए मीनिंग में कुछ भी हमें देखने को मिला नहीं था, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स इसका भी नो ट्रीटमेंट, क्योंकि बुक प्रॉफिट का मीनिंग एग्जॉस्टिव सेंस में जो गिवन है ना
provision for income tax including rupees 37,000 of interest payable on income tax। तो इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स का ही पार्ट बनाया गया है और हमें वो भी ऐड करने के लिए रिक्वायर बनाया गया है। तो सर्टेनली इनकम टैक्स तो हम ऐड करते तो वो ऐड करेंगे। इसके बाद लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर आईटी एक्ट, बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, बस इतना काफी है। तो हम यहां विच एवर इज लेस चेक कर ले, जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इनमें दोनों में जो भी लोअर होगा वो यहां पर रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। तो वो हम कह सकते हैं 4,49,000, यस माय डियर फ्रेंड्स 4,49,100 यहां पर रिडक्शन के लिए क्वालिफाइंग सम कहलाएगा। बस अब क्या है, जो भी आपने ये ट्रीटमेंट देखा है इनसे जो फाइनल फिगर है वो आप निकाल कर लाओगे और जो नेट रिजल्ट है वही बुक प्रॉफिट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। दैट्स इट। आप देखिए सॉल्यूशन में आपको कुछ भी अलग से देखने को नहीं मिलेगा। नेट प्रॉफिट लिया गया, राइट, नेट प्रॉफिट माय डियर फ्रेंड्स यहां पर लिया गया। इसमें जो भी एडिशन के लिए रिक्वायर्ड आइटम्स थे वो आइटम्स बस यहां पर ऐड किए गए, जो रिक्वायर्ड नहीं था उसको इग्नोर किया गया। और जो भी फिर रिडक्शन के लिए क्वालिफाइंग सम है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड मेंबर शेयर हो, मतलब जो भी रिडक्शन के लिए एलिजिबल सम है वो यहां पर हमने माइनस किए, जो रिजल्ट आया वो बुक प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके चलो, तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आइए मैं अब आपको आगे ले चलता हूं। नवंबर 2020 का न्यू कोर्स का जो क्वेश्चन है वो भी देखिए। यहां भी डिमांड कंप्यूट द बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड लायबल टू टैक्स अंडर मेट आपको निकालना है। ओके तो चलो, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। महादेव एंड सन्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी whose accounts have been prepared in accordance with the provisions of schedule 3 of companies act। its P&L for the year ended 31st March 2022 shows a net profit of rupees 27 lakhs। the company informs the following debits or credits have been made in the P&L account before arriving at the above stated net profit। तो मतलब ये जो 27 lakhs का net profit है ये फॉलोइंग डेबिट और क्रेडिट कर देने के बाद में पिक्चर में आया है। अब मैं इतना क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको फील हो जाएगी। तो आइए जरा फ्रेंड्स, यहां हमें जो डिटेल्स दी गई हैं उन डिटेल्स में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में क्या हो रखा है वो देख लेते हैं। नेट एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया 11 lakhs। अरे एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई करती है ना सेक्शन 10 में, और सेक्शन 10 की इनकम के लिए तो रिवर्सल थी में तो हम लेस करेंगे, बात खत्म। प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट टेकिंग कवर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन सेक्शन 10AA, क्या ये भी लेस कर दे ना, नो ट्रीटमेंट, इसका कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए रिवर्सल थीम नहीं है। अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड इन previous year 2021 book profit was not increased by the amount transferred to reserve in the year 2021। तो तब मतलब मैट नहीं गया है तो अब लेंगे, अब रिडक्शन के लिए हम इसे एलिजिबल नहीं बनाएंगे, इसका भी नो ट्रीटमेंट। देन फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन व्हिच एसटीटी पेड 350, तो ये इनक्लूडेड है, इंक्लूडेड बने रहने देंगे, इसका भी कुछ नहीं करेंगे। एंड अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व गिवन है 10 lakhs का, इसको थोड़ा होल्ड पर रखते हैं, इसकी जरूरतों पे भी हमें आगे डेप्रिसिएशन के साथ पढ़ने वाली है। उससे पहले डेबिट साइड में पेंडल में क्या रखा है इन्होंने, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू 10AA अंडरटेकिंग 16 lakhs, क्या कुछ करें ना, नो ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि 10AA वाली इनकम भी कंसीडर हो रही है, एक्सपेंस भी कंसीडर होंगे, हम इनका कुछ भी नहीं करेंगे बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में। अब देखिए यहां पर जो चीजें हमें दी गई हैं उनमें हमें क्या क्या इन्होंने और एडजस्ट कर रखे हैं इस 27 lakhs से पहले। एक तो इन्होंने डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू पीवाई 2021 ब्रॉट फॉरवर्ड 13 lakhs डेबिट कर रखा है, ओके। और दूसरा बिजनेस लॉस रिलेटिंग टू पीवाई 2021 ब्रॉट फॉरवर्ड रुपीज 10 lakhs इन्होंने डेबिट कर रखा है।
ओके, तो 27 लाख रुपीस से ये दोनों ही जो आइटम्स हैं ये इन्होंने एडजस्ट कर रखे हैं। लेकिन आपको पता है कि एडजस्टमेंट मिलता तो केवल विच एवर इज लोअर का है ना, जो भी इन दोनों में लोअर हुए है दैट इज बिजनेस लॉस 10 लाख का, वो मैं कहूंगा, वो माय डियर फ्रेंड्स मैं कहूंगा फाइनली अलाइवेबल है। वो केवल और केवल लेस होना चाहिए था, वो हम कहेंगे क्वालिफाई करता है रिडक्शन के लिए। तो आपने जबरदस्ती ये 13 लाख रुपीस और लेस क्यों कर लिया? हाँ, तो अब यहां पर इसका रिजल्ट क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स? इसका रिजल्ट यही आएगा कि आपने जो 13 लाख रुपीस जो और डेबिट कर रखा है, मतलब माइनस कर रखा है 27 लाख से, आप उसको एड बैक करोगे। अब इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड रिलीज किया है उसमें एक मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 27 लाख से पहले ये दोनों आइटम्स लेस हो चुके हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अगेन 10 लाख रुपीस लेस कर दिया है। ये रिवर्स करना तो दूर की बात, उन्होंने अगेन 10 लाख रुपीस अपने सजेस्टेड आंसर में लेस कर रखा है। तो ये एक ब्लंडर है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि जो ये 27 लाख है वो इन सबको एडजस्ट करने के बाद में आया है। तो ये 10 लाख आपने लेस किया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 13 लाख आपने क्यों लेस और कर दिया, ये नहीं चलेगा, तो ये एड बैक करना यहां पर बनता है। देन फ्रेंड्स यहां करेंट ईयर डेप्रिसिएशन गिवन है कितना, 12 लाख का, और डेप्रिसिएशन फॉर करेंट ईयर इंक्लूड्स रुपीस 5 लाख टुवर्ड्स रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो वो 5 लाख जो रिवैल्यूएशन कंपोनेंट वाला है वो हटाओ। हाँ, पहले तो आप क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो आप 12 लाख को पूरा ऐड कर दोगे, फिर अदर देन रिवैल्यूएशन जो कंपोनेंट आ रहा है कितना 7 लाख रुपीस, आप उसको लेस करोगे। ठीक है जी, उसको लेस करेंगे हम यहां पर। अच्छा, फिर इसके बाद में आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो अमाउंट विड्रॉ किया है 5-10 लाख का, उसमें रिवैल्यूएशन कंपोनेंट की हद तक जो आपने विड्रॉ किया वो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। वो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस 10 लाख रुपीस में से जितना रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रिब्यूटेबल जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 5 लाख रुपीस का, वो रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपने रिवीजन सेशन में देख रखी है, वहां पर मैंने एक सिचुएशन बनाकर ये सारी चीजें आपको रिवाइज भी कराई थी कि जो भी डेप्रिसिएशन पी&एल में डेबिट होता है वो हम यहां पर एड बैक करते हैं, और जो डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन बनता है वो रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। और जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया रिवैल्यूएशन रिजर्व से, उसमें से केवल रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रिब्यूटेबल जितना डेप्रिसिएशन होगा टू दैट एक्सटेंट ही रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। याद आ रही है ये चीजें? रिवीजन सेशन में ये सारी बातें आपने फ्रेंड्स देख रखी है, और वही काम हमने किया। जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन पी&एल में डेबिटेड था पहले पूरा ऐड किया, फिर डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन को लेस किया, और जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से की विड्रॉ ने उसमें से रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रिब्यूटेबल जितनी फिगर है उसी को लेस किया। देन डेबिट साइड में उन्होंने और क्या क्या गुल खिला रखे हैं वो भी देखिए। इंटरेस्ट टू बैंक नॉट पेड अप टू फाइलिंग ऑफ आरओआई 5 लाख, क्या कुछ करें ना, बुक प्रॉफिट में इसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी इनकम टैक्स गिवन है, इन दोनों को हम रिवर्स मतलब ऐड करेंगे। लेकिन पेनल्टी फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ गिवन है, इसका कुछ करें क्या ना, पेनल्टी के लिए बुक प्रॉफिट में कहीं कोई जगह नहीं है। बस अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं। आपने हर एक इंफॉर्मेशन के लिए जो ये ट्रीटमेंट देखा है इसी से नेट रिजल्ट तक आप पहुंचोगे तो वो बुक प्रॉफिट आपके सामने होगा। सॉल्यूशन में कुछ भी अलग आपको नजर नहीं आएगा। जो चीजें हमने डिस्कस की हैं डियर फ्रेंड्स, बस जो बुक प्रॉफिट में ऐड होने वाले आइटम्स हैं और जो लेस होने वाले आइटम्स हैं, हमने वो यहां पर कंसीडरेशन में लेकर जो बुक प्रॉफिट की फिगर है वो निकाल ली है। ठीक है, अब देखकर मक्खी नहीं निगली जाती, इसलिए मैंने यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट आपको आंसर में दिया है कि जो भी दोनों में लोअर है बस वो एडजस्ट होना चाहिए था। तो आपने जबरदस्ती जो 13 लाख रुपीस और लेस कर रखा है वो मैंने यहां सॉल्यूशन में एड बैक करा हुआ है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए
ठीक है, चलो अब मैं आगे ले चलूं आपको। अगला जो क्वेश्चन है वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन बस एक चीज पर मुझे स्ट्रेस देना है, एम्फेसिस सप्लाई करना है। यहां पर आपको मैट निकालना है। मैट के लिए बुक प्रॉफिट की जरूरत होती है, तो मेनली पहले हमें बुक प्रॉफिट के एंगल से चीजें देखनी है, और बुक प्रॉफिट के एंगल से चलो मैं एक बार क्विकली निकाल ही देता हूं आपके सामने से ये क्वेश्चन। 15 लाख का प्रॉफिट गिवन है, डेबिट क्रेडिट क्या क्या हो रखे हैं, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये तीनों तो मैं ऐड कर दूं, लेकिन ये प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन ये मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए नो ट्रीटमेंट। एंड डिफरेंट डेप्रिसिएशन जो भी डेबिटेड है पहले ऐड करेंगे, ओके, और डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन को माइनस करेंगे। रिवैल्यूएशन जैसा यहां कुछ नहीं है, इसीलिए ये एक मिनट डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स ₹150 ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, और अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व है 1 लाख। तो ये रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रीब्यूटेबल डेप्रिसिएशन से कम ही है, तो ये पूरा का पूरा लेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि 150 से कम ही है, और हमने डेप्रिसिएशन पहले पूरा ऐड किया, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स हम डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन 360 माइनस 150 कितना बना 210 ना, तो 210 को हम आगे माइनस कर देंगे, राइट। तो वही चीज चल रही है, डेप्रिसिएशन पूरा पहले डेबिटेड जितना है ऐड करो, अदर देन रिवैल्यूएशन को माइनस कर दो, है ना, और रिवैल्यूएशन रिजर्व से की गई विड्रॉन रिवैल्यूएशन कंपोनेंट के डेप्रिसिएशन तक एडजस्ट कर देना, वही हम यहां पर कर रहे हैं। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन देखो, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, ये हम कहेंगे बुक प्रॉफिट में कहीं नहीं आते, इसलिए इनका कुछ नहीं होगा। रिजर्व फॉर करेंसी फ्लक्चुएशन, अमाउंट क्रेडिटेड टू एनी रिजर्व विल बी एडेड बैक, तो इसको हम ऐड करें, याद है ना एडिशंस की लिस्ट में जो गिवन आइटम्स थे उसमें ये था। अच्छा, क्रेडिट क्या क्या हो रखा है, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन एसईजेड, नो यूज, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, नो ट्रीटमेंट। शेयर इन इनकम ऑफ एन एओपी एज अ मेंबर, और देखना जरा इस एओपी की कहानी, द एओपी ऑफ विच द कंपनी इज मेंबर इज पेड द टैक्स एट एमएमआर, तो जो एमएमआर वाले एओपी में आपका शेयर है सेक्शन 86 में एग्जेम्प्ट है, इसलिए मैट नहीं लगेगा, लेस कर लीजिए। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज इज एग्जेम्प्ट, 10 में जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम में मैट नहीं लगता, माइनस कीजिए। मैंने ये क्वेश्चन मैनली जो पिकअप किया है वो फ्रेंड्स केवल इसलिए किया है कि इनका एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रेडिटेड है 3 लाख का, और द कैपिटल गेन हैज बीन इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड असेट अंडर सेक्शन 54 ईसी, तो इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसकी वजह से ये एग्जामिशन के लिए 54 ईसी में क्वालिफाई करते हैं। एक्चुअली इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉ बुक प्रॉफिट का एग्जॉस्टिव सेंस में मीनिंग देता है, वहां पर रिडक्शन की लिस्ट में 54 ईसी की एग्जामिशन लायबल नहीं है, तो इसीलिए पहले तो जब आप सॉल्यूशन तैयार करोगे तो वहां रिडक्शन की लिस्ट में ये 3 लाख जैसी कोई एग्जामिशन आप नहीं दोगे, देखो यहां पर है भी नहीं, आप देखिए यहां पर कहीं भी 3 लाख जैसी रिडक्शन और एग्जामिशन नहीं है, क्यों, क्योंकि बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में उसको लेकर कहीं भी कुछ भी गिवन नहीं है, इसीलिए हम इन आइटम्स को कंसीडर नहीं करेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स, मतलब बुक प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड ही बनी रहने देंगे, और एग्जामिशन बुक प्रॉफिट में नहीं मिलती इसलिए नहीं देकर आएंगे। लेकिन हमने रिवीजन सेशन में फ्रेंड्स एक ऑल्टरनेटिव व्यू की भी बात की थी, आपको याद होगा कि मेटल एंड क्रोमियम ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड के केस में मद्रास हाईकोर्ट का ये कहना है कि एक्चुअली और स्पेसिफिकली जिसके लिए मना किया जाएगा केवल वो प्रोविजन नहीं लगेगा, 54 ईसी के लिए मना नहीं किया गया है, इसलिए बुक प्रॉफिट में जो भी बेनिफिट मिल सकते हैं वो दिए जाएंगे। अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन जो बुक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का पार्ट बना रहा हुआ है और जिसके लिए 54 ईसी की एग्जामिशन अवेलेबल है, वो बुक मेट का पार्ट नहीं बनेगा, बुक प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और अगर हम इस रूलिंग की बात करें तो वो जो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन है वो बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर एक्चुअली यस, तो ये एक डुप्लीकेसी हो गई है, इसको आप हटा सकते हैं यहां से। तो बस मैंने तभी भी रिवीजन सेशन में भी आपको कहा था कि आपको पूरी वर्किंग दोबारा नहीं करनी है, आप केवल और केवल बस एक ऑल्टरनेटिव व्यू देकर आएंगे, केस का नाम याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इट वाज हेल्ड दैट इन अ केस, ठीक है, या इट इज डिसाइड बाय कोर्ट इन केस दैट, उस तरीके से अपने आंसर को आप अपना स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, राइट फ्रेंड्स। तो बस आपको इंस्टीट्यूट को एग्जामिनर को यह एहसास दिलाना है कि आपको कॉन्ट्रेरी व्यू के बारे में भी पता है,
ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, तो बस मैंने मेनली जो क्वेश्चन ये पिकअप किया उसका रीजन यही था, बाकी तो इसमें सच ऐसा कुछ खास है नहीं। एक्चुअली डेप्रिसिएशन आईटी रूल्स के हिसाब से जो आप दे रहे हो, हम कहेंगे नो ट्रीटमेंट, इसका कोई यूज नहीं है, ओके। लेकिन इस वाली इंफॉर्मेशन को देखिए, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल शोन इन बैलेंस शीट एट द असेट साइड, मतलब पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है एज एट 31 मार्च 2021, लास्ट ईयर का लास्ट डे, करंट ईयर का फर्स्ट डे, मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस हमें गिवन है कितना, वाज रुपीज 10 lakhs विच इंक्लूड्स अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रुपीज 4 lakhs। तो अब हम कह सकते हैं लॉस अदर देन डेप्रिसिएशन हो गया 6 lakhs, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो गया 4 lakhs, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में लोअर होगा ना वो रिडक्शन के लिए यहां क्वालिफाई करेगा, बात खत्म, ठीक है। और बैलेंस शीट में मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली फिगर गिवन है तो 4 lakhs को माइनस कर देंगे। बट डियर फ्रेंड्स, जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप देखिए वही चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, कुछ अलग से इसमें आपको नजर नहीं आएगा। तो जो भी लॉस वाला, जो भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट है वो रिडक्शन के लिए यहां पर क्वालिफाई कर पा रहा है, ओके। देन provision for income tax includes rupees 54,000 of interest payable on IT and 25,000 टैक्स पेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो सीडीटी पहले चला करता था इस टाइम पर, उस लिए तो वो भी तो इनकम टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स ही था, तो ये इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जो भी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आपने दे रखा है सीधा सीधा उसको ऐड करेंगे, और वो बात हम ऑलरेडी यहां पर अभी करके आए भी हैं, ओके। बस इस तरह से आप इजीली जो नेट रिजल्ट है उस तक पहुंच जाएंगे, वो कहलाएगा आपका बुक प्रॉफिट। मेट रेट आपको पता है 15%, यस, नेट रिजल्ट आपने निकाला वो आ गया आपका 1725, 15% बुक प्रॉफिट मेट, 4% सेस, तो ये आ गई मेट लाइबिलिटी। सरचार्ज तो दिखेगा नहीं क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा तो बुक प्रॉफिट है नहीं, बात खत्म, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं जरा इंड एस वाले पॉइंट पिक्चर में आ सके ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें तो बस पीजीबीपी के मेनली कुछ प्रोविजंस वगैरह की जरूरत है, लेकिन फिर भी चलिए कर लेते हैं इसे डिस्कस। हालांकि अगले जो दो क्वेश्चन है वो बेहतरीन क्वेश्चन है जिनमें इंड एस का अच्छा यूज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आप देखिए जरा, अनुष्टप चंद्रा फ्लोर मिल्स लिमिटेड, a domestic company engaged in manufacture of wheat flour, furnishes following information pertaining to the year ended 31st March 2022। क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी है, देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी। एक सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहां पर हमारी एसएससी डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो डिटेल्स दी गई है पहले एक बार रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। You are required to compute the income tax payable by the company for the AY 22-23। The company is an Ind AS compliant company। ओके, तो हमें इनकम टैक्स पेबल कंप्यूट करना है, तो नॉर्मल टैक्स पेबल भी चेक करना पड़ेगा, मैट भी देखना पड़ेगा, विच एवर इज हायर को कहना पड़ेगा ये इनका फाइनल टैक्स पेबल है, राइट ना माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ हमें वर्किंग दोनों तरीके से करने की जरूरत है, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से भी और मेट के हिसाब से भी। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द पीवाई 1920 वाज रुपीज 50 करोड़, मतलब 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डोमेस्टिक कंपनी का केस है, टैक्स रेट हो गया 25%। याद है प्रीवियस ईयर 1920 में जिनकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी उनके लिए टैक्स रेट 30 नहीं, कंसेशनल दैट इज 25% ही फ्लैट एप्लीकेबल बना दिया है बिना कुछ सैक्रिफाइस किए, ठीक है। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया ना, इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, हम हर एक इंफॉर्मेशन का जो ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल प्रोविजंस और मेट प्रोविजंस के एंगल से, मतलब बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के एंगल से डिस्कस करते चलेंगे। तो यहां पर एक काम करते हैं, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के एंगल से और नॉर्मल प्रोविजंस के एंगल से हर एक इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट डिसाइड करते चलते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल इज रुपीज 77 lakhs आफ्टर कंसीडरिंग द आइटम्स लिस्टेड बिलो, लिस्टेड इन 2 to 6 बिलो, मतलब यहां तक के जो आइटम्स हैं वो केवल कंसीडर्ड है, इससे नीचे के नहीं, राइट, इससे नीचे के नहीं, ठीक है। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट जो दिया गया वो तो एज इट इज उठा ही लेंगे, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब मैंने अगले आइटम्स, द कंपनी इज अ मेंबर ऑफ विष्णु, द कंपनी इज अ मेंबर ऑफ विष्णु फूड्स एंड कंपनी एन एओपी इन विच द मेंबर्स शेयर आर डिटर्मिनेट
and their shares in P&L are clearly known. The entire income of the AOP from business activities during the year, the company has derived a share income of rupees 9 lakhs from the AOP. The company has spent a sum of rupees 90,000 towards earning such income. अब आप देखिए, यहां अगर इस एओपी में हमारी एसएससी कंपनी अगर मेंबर है और किसी भी मेंबर की अपनी पर्सनल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो फिर वो एओपी एमएमआर से टैक्स पे करने के लिए लायबल बनाया गया है। सेक्शन 167 भी याद कीजिए, एओपी में आपको देखने को मिलता है। वहां अगर किसी एओपी में उसके मेंबर की अपनी पर्सनल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो वो एओपी एमएमआर से टैक्स देने के लिए लायबल बनता है। तो पक्की बात है कि ये जो एओपी है इसने एमएमआर पर अपनी इनकम पर टैक्स दिया होगा, और एमएमआर पर टैक्स देने वाले एओपी की इनकम में मेंबर का जो शेयर होता है वो तो एग्जेम्प्टेड होता है। तो मतलब क्या, ये 9 लाख रुपए सेक्शन 86 में एग्जेम्प्टेड इनकम हो गई। तो आप क्या करने वाले हैं, आप बुक प्रॉफिट के लिए 9 लाख रुपीस को एक्सक्लूड करोगे, और 90,000 जो एक्सपेंस आपने P&L में डेबिट कर रखे हैं उनको आप रिवर्स मतलब एड बैक करोगे। याद है रिवर्सल थीम। और नॉर्मल प्रोविजंस में भी तो ये एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो नॉर्मल प्रोविजंस में भी नेट 8,10,000 रुपीस को आप टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनने दोगे, आउट रखोगे। Then the company has provided for income tax including interest under section 234B and C of rupees 62,000 for rupees 3 lakhs and 5 lakhs towards शेयर इन लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ओके, तो मतलब यहां पर दो अलग अलग चीजें हो गई कि एक तो कंपनी ने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाया 3 lakhs का, जिसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी 62,000 इंक्लूडेड है। हम कहेंगे दोनों जगह डिसअलाउड है, बुक प्रॉफिट में भी और नॉर्मल प्रोविजंस में भी। और ये 5 lakhs फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी जो बनाया है इन्होंने, ये भी कोई अलाइबल एक्सपेंडिचर ना नॉर्मल प्रोविजंस में और बुक प्रॉफिट में तो ऐड करते ही करते हैं। आप याद उठाइए रिवीजन सेशन में हमने ये सारी चीजें यहां देख रखी हैं। तो ये दोनों ही जो अमाउंट है पूरे पूरे 3 lakhs प्लस 5 lakhs ये नॉर्मल प्रोविजंस में भी डिसअलाइबल है और मेट में भी बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में भी डिसअलाइबल ही है। अच्छा, अमाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L टुवर्ड्स इंटरेस्ट टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रुपीस 12 lakhs. Of this, rupees 4 lakhs was paid on 12 December 2021 only. तो वाले 8 lakhs अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में तो नो ट्रीटमेंट, लेकिन नॉर्मल प्रोविजंस में 12 में से केवल 4 पेड है, 8 lakhs स्टिल आउटस्टैंडिंग है, 43B में केस आएगा, इसलिए नॉर्मल प्रोविजंस में 8 lakhs डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट, द कंपनी कमिटेड ब्रीच ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स while extending the factory building. The city corporation initiated proceedings against the company and the company settled the issue by paying compounding fee of rupees 1 lakh. This amount forms part of general expenses which has been debited to statement of P&L. आप भली हैंडसम टर्म यूज करो कंपाउंडिंग फी, लेकिन आपने म्युनिसिपल एक्ट का वायलेशन किया है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है, उसके लिए अगर आपने ये अमाउंट पे किया है, इट्स अ पेनल्टी। ये पेनल्टी के नेचर का अमाउंट है, और बुक प्रॉफिट में तो चलो कुछ नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल प्रोविजंस में पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ लायबल नहीं होती, इसलिए डिसअलाउ कर दी जाएगी। ममता एंटरप्राइजेस का दिल्ली हाई कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट का केस भी है। ममता एंटरप्राइजेस के केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी ये बात कही है, और भी रूलिंग इस पर एग्जिस्ट करती हैं जो पीजीबीपी में हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस the company has debited a sum of rupees 70,000 towards fee for delayed filing of statement of TDS under section 234E of the IT Act. बुक प्रॉफिट में तो इसका नो ट्रीटमेंट, क्या नॉर्मल प्रोविजंस में कुछ करें ना, बिल्कुल नहीं। कि नॉर्मल प्रोविजंस में इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और पेनल्टी, ये तीन आइटम है जो डिसअलाइबल है, राइट। ये फीस डिसअलाइबल नहीं है। जैसे कंपनीज एक्ट में स्टेटमेंट की जो आरओसी में फाइलिंग फीस होती है नॉर्मल या डिलेड, वो अलाइबल है इनकम टैक्स एक्ट में, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट के स्टेटमेंट की फाइलिंग फीस कैसे डिसअलाइबल हो सकती है, ये इंस्टीट्यूट का व्यू है, और माय डियर फ्रेंड्स वही यहां पर हमने यूज किया, ठीक है। अच्छा, यहां तक के जो पॉइंट्स हैं वो P&L, वो जो प्रॉफिट दिया गया था उससे एडजस्टेड थे, लेकिन अब कुछ अलग पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। The company has credited revaluation surplus of rupees 10 lakhs on fair valuation of assets under Ind AS 16 and Ind AS 38 to other equity. Similarly, the company has credited rupees 5 lakhs to other comprehensive income on fair valuation of equity instrument in which the company has investment. ये दोनों ही आइटम्स आप
देखिए ये केवल रिवैल्यूएशन अभी हुआ है, एक्चुअल हैपनिंग कोई नहीं है। तो बुक प्रॉफिट में भी आपने देखा था कि बुक प्रॉफिट में भी जब एक्चुअल हैपनिंग होगी तब उस टाइम पर एक्चुअल गेन और लॉस एडजस्ट होंगे, अभी नहीं। और नॉर्मल प्रोविजंस में तो रिवैल्यूएशन वगैरह परमिसिबल होते ही नहीं, इसलिए नॉर्मल प्रोविजंस में भी इनका कुछ नहीं होगा। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग द करेंट ईयर द depreciation charged as per books of accounts of the company is the same as allowable under the IT Act. Before considering the provisions of 32(2), the company proposes to adopt this practice consistently in future year. तो बहुत अच्छी बात है, हम कहेंगे इससे हमारे वर्किंग में कहीं कोई और हमें कुछ अलग से करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कि जो डेप्रिसिएशन गिवन है वो इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट दोनों का सेम है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इससे कोई और इम्पैक्ट फिर नहीं आएगा। बस अब आप जो भी रिजल्ट यहाँ पर डिराइव करेंगे, बुक प्रॉफिट जो भी रिजल्ट आएगा वो बुक प्रॉफिट कहलाएगा। उस पर आप 15% मेट और चेक कर लेंगे, सरचार्ज पिक्चर में आना है, 1 करोड़ से ज्यादा की फिगर होगी तो लाएंगे, नहीं तो सेस जिंदाबाद, वो तो चलेगा ही चलेगा। और ये नॉर्मल प्रोविजंस की टोटल इनकम यहाँ पर बन जाएगी, जिस पर 25% से टैक्स, जरूरी होगा तो सरचार्ज, नहीं तो सेस तो जिंदाबाद है, वो तो होगा ही होगा। तो अब आप देखिए नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो वर्किंग यहाँ पर की गई है, हमने जो भी डिस्कशन किया है जिन एक्सप्लेनेशंस के साथ में, वो आपको यहाँ एज इट इज गिवन है। ये टोटल इनकम आ गई, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ठीक है। सरचार्ज पिक्चर में नहीं आएगा, टैक्स लगेगा 25%, उसका 4% 1% सरचार्ज आएगा, तो 26% इफेक्टिवली मैं कह सकता हूं नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से इस पर लायबिलिटी बनेगी। और बिल्कुल सिमिलरली बुक प्रॉफिट के लिए हमने जो भी हर एक आइटम के लिए डिस्कशन किया है उसके साथ में आपको चीजें यहां पर ये देखने को मिल रही हैं। तो बस अब आपने बुक प्रॉफिट पर 15% टैक्स 4% सेस, और नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से 25% टैक्स 4% सेस, और नॉर्मल प्रोविजंस की लायबिलिटी ज्यादा है तो फिर वही भरना, क्योंकि मेट में मिनिमम मतलब ऑल्टरनेटिव टैक्स है, राइट। तो यहां पर मेट की लायबिलिटी ही कंपनी को पे करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़े पीजीबीपी के पॉइंट्स के यूज के साथ में ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो हमने यहाँ डिस्कस किया। और आइए अब मैं ले चलता हूं आपको मई 2019 के क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखेंगे क्या यहाँ पर आपको कहा गया है इस क्वेश्चन में, Alpha and Beta Tires Limited, an Indian company engaged in the manufacture of tires in Andhra Pradesh, has adopted India's from 1st April 2017. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? Compute minimum alternative tax payable by the company for the AY 22-23। तो मैट के लिए पहले बुक प्रॉफिट चाहिए, तो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करते हैं इंफॉर्मेशंस। The following particulars are provided for the year ended 31st March 2022. Net profit as per statement of P&L is rupees 20 crores after debit and credit of the following items. क्या debited items हैं? Depreciation rupees 18 crores. Included in depreciation is the rupees 3 crores being amount provided on revalued asset. मैं क्या बोलूं, पहले जो भी depreciation आपने डेबिट कर रखा है इसको तो ऐड कीजिए, और माय डियर फ्रेंड्स उसके बाद में आप जो डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन बनता है, दैट इज जो नेट अमाउंट है, डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन जो बनता है, दैट इज जो नेट अमाउंट है 15 करोड़, वो केवल और केवल रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। ओके, अब मैं यहीं पर एक चीज और कनेक्ट कर देता हूं, क्रेडिट साइड में हमें क्या दिया गया है उसको पहले रख देता हूं। Amount of rupees 6 crores withdrawn from revaluation reserve on account of revaluation of assets। तो अब हम क्या कहेंगे, 6 crores में से केवल 3 crores ही लेस हो पाएगा, क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रीब्यूटेबल जो अमाउंट है वो केवल और केवल 3 crores है, तो टू दैट एक्सटेंट ही रिडक्शन के लिए क्वालिफाई फिगर करेगी, ठीक है। देन इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिले इन रेमिटेंस ऑफ टीडीएस, तो इनकम टैक्स एक्ट का इंटरेस्ट तो डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई करता है, ऐड करेंगे। देन शेयर इनकम फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन विच कंपनी मेंबर रुपीस 50 lakhs द एओपी इज चार्ज्ड टू टैक्स एट एमएमआर, दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप इसे लेस कर ही लीजिए, है ना। अच्छा, कि ये एग्जेम्प्टेड मेंबर शेयर वाला केस हो गया। अब अदर इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ दी गई है, the application of financial creditor for corporate insolvency resolution process has been admitted by the Hyderabad bench of NCLT under IBC। ओके, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एंड डेप्रिसिएशन में 2 साल के लॉस और डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं। टोटल लॉस हो गया 8 करोड़ का, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 3 करोड़ का। क्या विच एवर इज लोअर लगा दूं?
देन आंसर इज नो। माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट की वजह से आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में जो फिगर यहां पर बन रही है 11 करोड़ की, वो आप लेस कर देंगे, राइट। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन, आइटम क्रेडिटेड टू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम which will not be reclassified to P&L। क्या आइटम्स है, रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान ₹50 lakhs। माय डियर फ्रेंड्स, आइटम क्रेडिटेड गिवन है तो मतलब फायदे की बात है। रीमेजरमेंट रिटायरमेंट जो भी इनफैक्ट हमने डिस्कस किया था, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के रीमेजरमेंट से अगर कोई फायदा होता है तो बुक प्रॉफिट में ऐड होगा। क्रेडिट साइड की फिगर गिवन है तो ऐड करेंगे, लेकिन ये क्या कह दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिकेंगे तब एक्चुअल बेसिस पर वो गेन और लॉस बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। देन द ट्रांजिशन अमाउंट एज ऑन कन्वर्जन डेट 1st April 2017 stood ₹5 crores including capital reserve of 50 lakhs credit balance। आप 5 करोड़ में से पहले ये कैपिटल रिजर्व हटाओगे क्योंकि इसके 5 टुकड़े नहीं करने होते। ट्रांजिशन अमाउंट हम जो लेते हैं डियर फ्रेंड्स, वो ट्रांजिशन अमाउंट अदर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व इस तरह से लेकर चलते हैं ना, तो 4.5 करोड़ जो बचा उसका 1/5 90 लैक्स हम कह सकते हैं। यहाँ क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो मतलब फायदे की बात है तो इसको ऐड करेंगे। टैक्स पेबल अब हमें अलग से दिया गया है, टैक्स पेबल अंडर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट 73 लैक्स है। ये हमें दिया गया है इसलिए कि हम मेट क्रेडिट का अमाउंट जो कैरी फॉरवर्ड होना है वो भी निकाल कर दें। तो सबसे पहले तो जो हमने डिस्कशन किया ना इंफॉर्मेशंस के लिए, एक्चुअली उनसे हम जब नेट फिगर तक पहुंचेंगे तो वो हमें बुक प्रॉफिट वो जो फिगर आएगी वो बुक प्रॉफिट की फिगर आएगी, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो जो हमने डिस्कशन यहां पर कर रखा है उससे जो नेट प्रॉफिट है इजीली उस तक हम यहां पर पहुंच, उससे हम बुक प्रॉफिट तक इजीली पहुंच सकेंगे। और बस अब क्या रह गया, बुक प्रॉफिट पर आपने मेट लगाना है। यहां पर सरचार्ज भी पिक्चर में आएगा क्योंकि बुक प्रॉफिट 10 करोड़ से ज्यादा है, राइट। 10 करोड़ 10 लैक्स है और सेस तो यहाँ पर आएगा ही आएगा पिक्चर में। तो इस तरह से जो मेट की फिगर है वो निकल कर ये आ गई। कंपनी का नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स थोड़ा कम है तो मतलब कंपनी एक्स्ट्रा बर्डन बियर कर रही है, उसका जो क्रेडिट है वो उनको मिल सकेगा। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ की बात मन में मत लाना कि सर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी क्या ना। अरे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ 10 लाख रुपीज है बाद में जो फिगर है, और उससे एट्रीब्यूटेबल टैक्स एंड इंक्रीमेंटल सरचार्ज आप निकालो, 10 लाख से ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए मार्जिनल रिलीफ का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। ओके, आइए अभी तक की हिस्ट्री में सबसे अच्छा क्वेश्चन इंड एस वगैरह के एडजस्टमेंट्स को लेकर जो आपको दिया गया वो नवंबर 2018 में दिया गया था। तो आइए मैं वो क्वेश्चन आपके साथ में और डिस्कस कर लेता हूं, इसके बाद में फिर इंड एस वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं रह जाएगा। देखिए जरा क्या इस क्वेश्चन में कहा गया, जेनिथ फॉर्मुलेशंस लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस इन तमिलनाडु started adoption of India's compliance with effect from 1st April 2020। The following particulars are furnished for the year ended 31st March 2022। The book profit after adjustments of all items specified in section 115JB subsection 2 amounted to rupees 52.26 lakhs except the adjustment for brought forward loss for the year ended 31st March 2022। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें गिवन है 2 साल के, जिनमें बिजनेस लॉस इतना है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इतना है। और मैं यही कनेक्ट करना चाहता हूं एक चीज, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज एडमिटेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी मेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर अगेंस्ट द कंपनी फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब इससे लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसी की तरह माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो भी फिगर्स आएंगी इन दोनों को ऐड करने के बाद में वो मैं कहूंगा रिडक्शन के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, राइट माय डियर फ्रेंड्स। आप देखेंगे वो यहां रिडक्शन के लिए फाइनली क्वालिफाई कर जाएगी। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन देखिए, अरे लास्ट क्वेश्चन में जो किया था बिल्कुल सेम टू सेम वही काम है। अब देखिए, द पर्टिकुलर्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 आर एज फॉलोज। अब उसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट मे बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल।
अच्छा, तो मतलब जो आगे पी&एल में आ सकता है आइटम, तो वो तो तभी बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेंगे ना, तभी बैठ जाएगा। उसके लिए हमें कुछ अभी करने की क्या जरूरत है? तो जो पी&एल में आगे रिक्लासिफाई हो सकता है, होने वाला है, उनके लिए हमें करेंट ईयर में करने की क्या जरूरत है? वो तो जब पी&एल में आएगा तब बुक प्रॉफिट का पार्ट कहलाएगा, तब मेट लगाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन इंफॉर्मेशंस का कोई यूज नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में दी गई, राइट क्योंकि ये जो पी&एल में जा सकती है उनके लिए हमें क्या करना है, हमें मेनली जो रेलिवेंट है हमारे लिए वो ये पार्ट भी है, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी&एल। ठीक है, याद कीजिए फ्रेंड्स, हमने जब रिवीजन सेशन में चीजों को रिफ्रेश किया था तो वहां पर भी आपने ये देखा था कि आप जो एडजस्टमेंट करोगे वो किन के लिए करोगे, जो परमानेंटली रिजर्व में रिकॉर्ड होते हैं, जो पी&एल में रिक्लासिफाई होकर नहीं आते, उन्हीं के लिए सारी चीजें हमने फ्रेंड्स रिफ्रेश की थी, याद कीजिए। ठीक है, अब उन्हीं का यूज आपने यहां करते जाना है, देखते जाइए। चेंजेस इन फेयर वैल्यूएशन, चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो आपने फेयर वैल्यू पर अडॉप्ट करके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो भी फिगर डेबिट किया, हम कहेंगे इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअली इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ होंगे, उस टाइम पर जब ये इन्वेस्टमेंट रियलाइज होंगे, उस टाइम पर लॉस जो आएगा या गेन आएगा वो उस टाइम पर देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं करेंगे, राइट। फ्रेंड्स, इंडेस 109 वाली जो बात है वो यहाँ पर आपने जो एडजस्टमेंट देखा था वही यहाँ पर बस कंसीडरेशन में लेना है। तो अभी ये फेयर वैल्यू पर बस रिवैल्यूएशन हुआ है, इसका रिवैल्यूएशन वाली ईयर में कुछ नहीं करना। डेफर्ड गेन ऑन कैश फ्लो हैज deferred cost of hedging, share of other comprehensive income of other associates, and mainly remeasurement of post employment benefit obligations। तो जो रीमेजरमेंट, अब ये फिगर जो दी गई है ये वाली क्रेडिट साइड में गिवन है, मतलब फायदे की बात है, तो आप क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो। और हमने जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के रिमेजरमेंट वाली बात थी, वही मैंने कहा था कि जो अदर आइटम्स आपको गिवन होंगे एनी अदर आइटम पर भी वर्क करेगी। याद है कैश फ्लो हेजिंग, कैश फ्लो हेजिंग वगैरह वाली बात हमने वहां पर सब की थी। तो जो पी&एल में क्रेडिटेड है आप उसको तो ऐड कीजिए, और जो भी इनफैक्ट क्रेडिट साइड की फिगर है, क्रेडिट साइड की फिगर है मतलब फायदे की बात है, तो उसको तो आप यहां पर ऐड कीजिए, और जो भी डेबिट साइड की फिगर गिवन है मतलब कि लॉस हो गया है हेजिंग पर, है ना, तो मतलब नुकसान की बात है, तो उसको आप यहां लेस करेंगे, राइट फ्रेंड्स। ये एनी अदर आइटम वाली जो चीज थी वो हमने यहां पर यूज में केवल और केवल ली, और आप देखेंगे सॉल्यूशन में आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर असेट्स गिवन है 7.5 लाख। फिर जैसे ही आपने बोला रिवैल्यूएशन, हमें इससे नफरत है, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इंटेंजिबल असेट, रिवैल्यूएशन परमिसिव, रिवैल्यूएशन की गेन और लॉस बुक प्रॉफिट में इंक्लूडेबल नहीं है। एक्चुअल हैपनिंग वाले ईयर में जो गेन और लॉस होगा तब बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेगा, इसलिए इसका भी नो ट्रीटमेंट, एंटी मतलब नो ट्रीटमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको किसका ट्रीटमेंट नहीं देना है और किसका देना है देना है, तो वो कैसे देना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। देन फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द ट्रांजिशन अमाउंट एज ऑन कन्वर्जेंस डेट 1 अप्रैल 2020 स्टूड एट ₹52.5 lakhs, क्रेडिट बैलेंस, ओके। तो मतलब फायदे की बात है, ऐड करेंगे 1/5 इसका, लेकिन किसका एक्चुअली 1/5, इस ट्रांजिशन अमाउंट में देखना जरा, इंक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व ऑफ ₹8 lakhs बार करना पड़ेगा, एंड एडजस्टमेंट ऑफ ₹4.5 lakhs रिलेटिंग टू ट्रांसलेशन डिफरेंस इन अ फॉरेन ऑपरेशन। याद कीजिए मैंने इस तरह के एडजस्टमेंट पर स्ट्रेस भी दिया था, रिवीजन सेशन में एम्फेसिस अप्लाई किया था कि जब ये बिजनेस, जब ये फॉरेन ऑपरेशन का डिस्पोजल होगा, जब ये फॉरेन ऑपरेशन का डिस्पोजल होगा तब उस टाइम पर जो भी गेन और लॉस है तब वो बुक प्रॉफिट का पार्ट, तब वो बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेगा।
तो अभी आपने जो ये ट्रांसलेशन डिफरेंस एक तरह से प्रोवाइड कर रखा है, ट्रांजेक्शन अमाउंट का उसे पार्ट बना रखा है, वो अभी हम इसके 5 टुकड़े नहीं करेंगे, क्योंकि इसके डिस्पोजल पर, इसके ट्रांसफर पर, फॉरेन ऑपरेशंस के डिस्पोजल पर, ट्रांसफर पर, माय डियर फ्रेंड्स, जो ये अमाउंट है ये पूरा बुक प्रॉफिट का पार्ट बनकर मैट लगना है। तो आप यहां पर इस 52.5 लैक्स में से जो ये 8 लैक्स और 4.5 लैक्स हैं वो यहां पर आउट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका जो 1/5 है वो आप ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है ना, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो वही चीज आपको सॉल्यूशन में देखने को भी मिलेगी। आपको करना क्या है, कंप्यूट द मेट लायबिलिटी फॉर AY 2023 अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज कंप्लायंट कंपनी एंड माय डियर फ्रेंड्स, चलो पहले तो देखो, जो जो चीजें हमने कि भाई लॉस कम था, मतलब जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और नेप डेप्रिसिएशन 2 साल के में दिए गए थे, सिंस इनकी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, तो दोनों ही का रिडक्शन इन परमिसेबल है, वो हमने रिड्यूस करने के लिए जो डिस्कशन किया था वो यहाँ पर यूज हो रहा है। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के वो आइटम जो पीएनएल में रिक्लासिफाई होकर नहीं आएंगे, तो जो फ्रेंड्स क्रेडिट साइड की फिगर थी वो हमने यहाँ पर ऐड की, और जो डेबिट साइड वाला आइटम दिया गया था वो हमने लेस किया। रिवैल्यूएशन का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए उनको हटा दिया, उनका नो ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन अमाउंट जो भी गिवन है उसमें से कैपिटल रिजर्व और ये ट्रांजिशनल डिफरेंस या ट्रांसलेशन डिफरेंस जो भी है वो हटाने के बाद में जो बचा उसका 1/5 यहां पर हमने ऐड किया, क्योंकि वह क्रेडिट बैलेंस के बनता, राइट। ये बुक प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि निकल कर यहां पर आ गया है। मैट आपको पता है 15%, 4% सेस, राउंड ऑफ करके ये फिगर। अब क्वेश्चन में एक चीज हमें और दी गई, क्या? assuming that the company assuming that the income tax under normal provisions of the IT Act for the suspended 2023 works out to 7.2 lakhs. Compute the tax credit, if any, to be carried forward by the company, including the period to which it will be available to be carried forward. बहुत आसान है, आपने मैट तो निकाल ही दिया और नॉर्मल टैक्स पेबल ये रहा, जो भी दोनों का डिफरेंस आएगा उसका क्रेडिट नेक्स्ट 15 ईयर्स तक मिलता है। अब वर्किंग कीजिए, ये ईयर फाइनल बनेगा, दैट्स इट। तो इस तक आप अपने मेट क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं कह सकता हूं कि मेट को लेकर और खासकर इंडेस वाले एडजस्टमेंट्स को लेकर एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी इन सभी क्वेश्चंस से हो गई होगी। और मेट के बाद में याद है ना आपको, हमने एएमटी को माय डियर फ्रेंड्स रिवाइज किया था, तो चलिए एएमटी से रिलेटेड भी हम जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात अब आगे कर लेते हैं। तो मेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन के बाद में मैं आपको ले चलता हूं एएमटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं उनमें। तो अभी तक जो भी अच्छे क्वेश्चंस एएमटी पर बेस्ड आपको दिए गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं जनवरी 21 के क्वेश्चन से। आरएसटी एलएलपी a limited liability partnership set up a unit in a special economic zone in the financial year 16-17 for production of refrigerators. The unit fulfills all the conditions of section 10AA of the IT Act. During the financial year 2021, it has also set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agriculture produce. तो आइडिया लगना चाहिए, 3580 के लिए एलिजिबल बिजनेस हो गया। It fulfills all the conditions of section 35AD. Capital expenditure in respect of warehouse amounted to rupees 75 lakhs, including cost of land rupees 10 lakhs. The warehouse becomes operational with effect from 1st April 21, and the expenditure of rupees 75 lakhs was capitalized in the books on that date. Relevant details for the financial year आपको SEZ वाली यूनिट का प्रॉफिट, एक्सपोर्ट सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसीडरिंग डिडक्शन सेक्शन 35AD गिवन है। कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT under section 15JC payable by RST LLP for the AY 2023। अच्छी बात है। तो अब आपने करना क्या है इस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में आप सबसे पहले तो जो आपको SEZ वाली यूनिट को लेकर चीजें दी गई है ना, जो SEZ वाली यूनिट को लेकर आपको ये चीजें दी गई हैं, आप देखिए 10AA में डिडक्शन आपको किसकी मिलती है, तो जो भी प्रॉफिट आपको गिवन है इनटू ET डिवाइडेड बाय TT, तो मतलब इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर
डिवाइडेड बाय माय डियर फ्रेंड्स टोटल टर्नओवर, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 80 प्लस 20 दैट इज 100। तो मैं कह सकता हूं 40 lakhs आ गया, राइट माय डियर फ्रेंड्स, 40 lakhs आ गया। तो ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट हो गया, इसकी हम यहां पर डिडक्शन दे देते हैं। और अब जो इनका एससीजेड वाले बिजनेस का प्रॉफिट टैक्सेबल बनेगा वो 10 lakhs रुपीज यहां पर बचा, वो 10 lakhs रुपीज माय डियर फ्रेंड्स यहां पर बचा, ठीक है जी। अच्छा, अब वेयरहाउसिंग वाला जो बिजनेस है उसकी भी बात देख लेते हैं। 1 करोड़ 5 lakhs इनका बिफोर 35 एडी में प्रॉफिट दिया गया है। इन्होंने करेंट में बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो उससे पहले के कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे वो बिजनेस कमेंसमेंट वाले ईयर में डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अदर देन लैंड। तो 75 में 10 lakhs रुपीज जो लैंड की कॉस्ट है उसको हटाओ, जो 65 बचेगा वो केवल डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। 40 lakhs में बोल सकता हूं इनका नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से 35 एडी की डिडक्शन के बाद में वेयरहाउसिंग फैसिलिटी वाले बिजनेस से प्रॉफिट आ गया। बस अब क्या रह गया, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आपने जो प्रॉफिट है वो निकाल दिया है, ठीक है। एक मिनट, 16-17 में उन्होंने बिजनेस सेटअप किया, तो 17, 18, 19, 20, 21। एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, यहां एक काम करते हैं, यहां पर क्योंकि 6th ईयर हो जाएगा तो 15% प्रॉफिट की रिडक्शन मिल पाएगी। तो यहां इस केस में 17-18 कर लीजिए प्लीज, ठीक है। 17-18 मैंने यहां कर लिया है, जिससे कि आपको आंसर में दिक्कत ना आने को पाए, जिससे माय डियर फ्रेंड्स आपको, सिंस इट इज द 5th ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो अब आप अगर 17-18 करोगे ना, तो 17-18 में स्टार्ट किया तो 18, 19, 20, 21, 22, तो उससे 5th ईयर आपका बनेगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। करेंट ईयर आपका 5th ईयर इस तरह से बनेगा। तो ये करने की जरूरत है, यहां पर एक छोटा सा क्लरिकल करेक्शन। ओके, तो अब यहां ये आगे इनकी नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टोटल इनकम, एलएलपी पर टैक्स रेट आपको पता है 30%, 4% सेस। तो यहाँ इनका इफेक्टिवली 31.2% से जो भी आएगा ये इनका नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स कहलाएगा। अब बारी है एएमटी प्रोविजंस को इफेक्ट देने की। तो एएमटी प्रोविजंस के लिए इनकी जो टोटल इनकम है वो पकड़ते हैं, और उसमें जो 10AA वाली डिडक्शन है वो रिवर्स करते हैं, और जो 35 एडी वाली डिडक्शन है वो रिवर्स तो करेंगे, बट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर अगर नहीं ये 65 lakhs 35 एडी में अलाउड होता, तो इस पर 10% बिल्डिंग वाला जो डेप्रिसिएशन है 6.5 lakhs वो तो मिलता ना। तो वो आप एडजस्ट कीजिए, जो रिजल्ट यहां पर बचेगा 58.5 lakhs का, आप भी चेक करेंगे 58.5 lakhs का, वो एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू, वो एक्सेस डिडक्शन ड्यू टू 35 एडी जो इन्हें मिल गया वो आप यहां रिवर्स कीजिए। अब जो रिजल्ट आएगा डियर फ्रेंड्स वो मैं कह सकता हूं एडजस्टेड टोटल इनकम कहलाएगी, वो एडजस्टेड टोटल इनकम कहलाएगी, राइट। 1 करोड़ 48 lakhs 50,000 रुपीस की फिगर। अब इस पर आप क्या करने वाले हो, यहाँ एएमटी लगाओगे 18.5% से, और ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम, जो टोटल इनकम ट्रीट कर ली जाती है 1 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए सरचार्ज भी पिक्चर में आएगा 12%, और 4% सेस तो एवरग्रीन है, वो तो पिक्चर में आएगा ही आएगा। इससे आपको इनकी लायबिलिटी अंडर एएमटी प्रोविजन पता लग जाएगी, नॉर्मल टैक्स पेबल और एएमटी विच एवर इज हायर। बस अब आप देख लो जरा, यही सारी चीजें हैं जो आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलने वाली हैं। तो पहले नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टोटल इनकम हमने जैसे निकाली, टैक्स सरचार्ज के बाद नॉर्मल टैक्स पेबल ही आ गया। एएमटी के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम चाहिए होती है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए माय डियर फ्रेंड्स हमने टोटल इनकम उठाई, 10 रिवर्स किया, और 35 एडी का एक्सेस जो बेनिफिट था वो रिवर्स किया, और 18.5% टैक्स एएमटी, 12% सरचार्ज और 4% सेस, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी हमें यहां पर देखने को मिली। हमने राउंड ऑफ किया तो ये हमारी एसएससी एलएलपी की टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब इनका नॉर्मल टैक्स देखो कम है, एएमटी ज्यादा है, तो एएमटी इन्हें पे करना पड़ेगा, ओके। और कितना एएमटी क्रेडिट आगे ले सकेंगी, जो पे कर रही है वो ये है, नॉर्मल टैक्स से अगर बात बन जाती तो केवल इतना पे करना पड़ता, तो मतलब वो कितना एक्स्ट्रा वर्डन ड्यू टू एएमटी बियर कर रही है इतना ना, तो इतने का वो क्रेडिट आगे ले सकेंगी, 15 इयर्स उनको मिलेंगे क्रेडिट आगे लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एएमटी की कैलकुलेशन वगैरह आप इजीली कर पाए।
और आइए मैं एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं। नवंबर 2020 में जो कुछ एग्जाम में आपको दिया गया था, क्या आपको कहा गया है Messrs ABC LLP is engaged in export of computer software from a special economic zone. The net profit of the firm as per its P&L account for the year ended 31st March 2022 was rupees 250 lakhs after debit or credit the following items. ओके, अब आपको रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द फर्म अंडर सेक्शन 115 जेसी। मतलब आपको बस केवल एसएससी का एएमटी निकालना है एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। नहीं, आपको कैरी फॉरवर्ड कितना उन्हें मिलेगा वो भी बताना है। अच्छा, और एक्सप्लेनेशन तो देनी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हमें बस एएमटी के एंगल से पहले सोचना है। एएमटी का बेस एडजस्टेड टोटल इनकम होती है, तो उसको निकालना है। तो उसके लिए देखो, यहां पर हमें जो नेट प्रॉफिट उन्होंने दिया है, डेप्रिसिएशन जो पीएनएल में उन्होंने डेबिट कर रखा है 20 लाख रुपीस का। डियर फ्रेंड्स, इसको मैं पहले ऐड कर दूं, ठीक है, क्योंकि जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन अलाइबल एज पर आईटी रूल्स गिवन है, हम इसको लेस करेंगे, है ना, ये हमें अलाउड होगा। आगे देखिए, रिम्यूनरेशन टू इट्स वर्किंग पार्टनर। अरे फर्म का केस है, आपको उनकी टोटल इनकम निकालनी है, उससे एडजस्टेड टोटल इनकम पता लगेगी, फिर एएमटी आएगा। और फर्म को जो वर्किंग पार्टनर, फर्म के द्वारा वर्किंग पार्टनर को जो रिम्यूनरेशन दिया जाता है वो तो बुक प्रॉफिट के बेस पर अलाउड होता है। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले बुक प्रॉफिट आएगा, फिर लिमिट निकलेगी, उससे पता लगेगा कि जो रिम्यूनरेशन है वो विद इन लिमिट है या उससे एक्स्ट्रा है। विद इन लिमिट होगा उतना ही अलाउड होगा, है ना। अच्छा, रिम्यूनरेशन को लेकर, पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स इज ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डेट। तो अच्छी बात है, ग्रीन सिग्नल मिल गया कि रिम्यूनरेशन की अलावेंस फर्म को मिल सकेगी, लेकिन मिलेगी सब्जेक्ट टू द लिमिट बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट। ओके, अगली इंफॉर्मेशन देखिए, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन द करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स एट द रेट 15% पर annum रुपीज 15 लैक्स। तो सर 12% अलाउड होता है, 3% ज्यादा है तो उसको डिसअलाउ कर देते हैं? नहीं। अच्छा, और होगा कि जब एग्जामिनर ने बोला है कि रिम्यूनरेशन पार्टनरशिप डीड से ऑथराइज्ड है, तो अगर इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप डीड से ऑथराइज्ड होता तो यहां पर गिवन होता ना, लेकिन वो नहीं गिवन है। तो मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट तो पार्टनरशिप डीड से ऑथराइज्ड ही नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे। ओके, आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि हम मान रहे कि इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड से ऑथराइज्ड है तो 3% ऐड करोगे, है ना, क्योंकि 12% तो अदरवाइज भी अलाउड होता है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने रिम्यूनरेशन के लिए बोला है कि ये ऑथराइज्ड है, तो इंटरेस्ट नहीं होगा, होता तो उसके लिए भी बोल देते वो। अच्छा, अगली बात, एडवर्टाइजमेंट इन अ सोविनियर पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी रुपीज 2 lakhs। ये तो पीजीबीपी में आप देखते हो ना, सेक्शन 37(2) भी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को किए गए पेमेंट्स होते हैं डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। क्या हम अगेंस्ट जीटीआई जो डिडक्शन है वो इस एसएससी फर्म को दे दें? कंपनी को मिलती है टीजीजी बी में, औरों को मिलती है जिसमें फर्म भी आती हैं उनको मिलती है टीजीजी सी में। टीजीजी सी में जो डिडक्शन है वो हम अलाउ कर दें ना? क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए 80 GGB में जो कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी की डिडक्शन है, वहां पर कंट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के पेमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी भी इंक्लूडेड है। अगर यहां से कंपनी होती तो 80 GGB लगता, और वहां पर इस तरह के जो पेमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं, कंपनी के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ केस फर्म का है फ्रेंड्स, 80 GGC में ऐसा डीमिंग फिक्शन नहीं है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड टू पॉलिटिकल पार्टी विल बी डीम्ड एज कंट्रीब्यूशन फॉर सेक्शन 80 GGC, ऐसा वहां नहीं है, इसलिए वहां पर माय डियर फ्रेंड्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स ये सारी बातें पीजीबीबी में अच्छे से डिस्कस और हो पाती हैं। एंड ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एंड एब्जॉर्ब brought forward business loss and depreciation for assessment year 2021 was rupees 50 lakhs and 30 lakhs respectively। तो ठीक है, यहाँ पर हम पहले जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो लेस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बुक प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? बुक प्रॉफिट के लिए माय डियर फ्रेंड जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो सेक्शन 32(2) से गवर्न होता है। बुक प्रॉफिट के लिए हमें सेक्शन 28(2)44(d) लगाना होता है, उस चेन में ये आता है। तो फॉर बुक प्रॉफिट हम इसे लेस करेंगे,
राइट। लेकिन जो लॉस है वो तो सेक्शन 70 से 80 में आते हैं, जैसे ब्रॉडफोर्ड बिजनेस लॉस है तो सेक्शन 72 से गवर्न होता है, वो बुक प्रॉफिट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसे बुक प्रॉफिट के लिए आप लेस नहीं करेंगे। ओके। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन, द टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द फर्म वाज ₹25 crores, अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर रियलाइज्ड विद इन 6 months वाज ₹15 crores। हम कहेंगे अब इसका कोई यूज नहीं है। पहले जब सेक्शन 10A वगैरह होते थे तब उसमें ये चीजें चलती थी, 10AA में ये चीज कभी लॉ में रही ही नहीं है। तो आप बस जो नेट प्रॉफिट की फिगर है उसमें जो भी ये एडलेस होने हैं उनसे सबसे पहले निकालोगे बुक प्रॉफिट। जो भी एडलेस होने ना ये आइटम्स, इनको हमने कंसीडर किया तो सबसे पहले आएगा डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या, बुक प्रॉफिट। ओके। और इस पर पहले 3 लाख रुपए की बुक प्रॉफिट में 90%, बैलेंस जो भी बुक प्रॉफिट है उस पर 60%। जो फ्रेंड्स ये बन गई लिमिट, आपने रिम्यूनरेशन दिया इससे भी कम, तो मतलब विद इन लिमिट है तो पूरा ही क्लेम कर लो। ये पीजीबीपी की इनकम आ गई, लॉस को एडजस्ट किया, जीटीआई आई, राइट, 80 जीजीसी में क्या डिडक्शन मिलेगी, द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। रीजन आपके सामने ये रहा, 10AA में डिडक्शन मिलनी है, बिल्कुल मिलनी है। जो भी इनका प्रॉफिट है उस बिजनेस इनकम की ये यहां पर जो डिडक्शन है, क्योंकि एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर के हिसाब से जो डिडक्शन है उसके लिए वो क्वालिफाई करेंगे, लेकिन क्या डिडक्शन से लॉस बुक हो सकता है, देन आंसर इज नो। जीटीआई इनकी सिंस इस फिगर से कम है तो जीटीआई तक की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि डिडक्शन से आप टीआई निल बना सकते हो लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, ये हमने कंपनी की नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो टोटल, ये हमने हमारी एसएससी एलएलपी की, दैट इज फर्म की सिंपली नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो वर्किंग है वो यहां पर कर ली। और अब अगर हम बात करें एएमटी के एंगल से, तो आपने टोटल इनकम जो निल इनकी आई है वो पिकअप करना है और उससे एडजस्टेड टोटल इनकम तक पहुंचना है। 10AA की जो डिडक्शन है वो रिवर्स कीजिए, एडजस्टेड टोटल इनकम सामने होगी, 18.5% एएमटी रेट, और ये 1 करोड़ से ज्यादा है। एलएलपी दैट इज फर्म का केस है, 12% सरचार्ज लगाओ, सेस ऐड करो, ये इनकी एएमटी की लायबिलिटी आ गई। ठीक है, रेगुलर इनकम टैक्स तो निल है, एएमटी ज्यादा है तो एएमटी ही इनका फाइनल टैक्स पेबल कहलाएगा। और कल को ये कितना क्रेडिट ले सकेंगे, पूरे अमाउंट का, क्योंकि इनका नॉर्मल टैक्स कुछ नहीं बन रहा था फिर भी इन्होंने 39,21,880 पे किया, इसका इन्हें आगे अगले 15 ईयर्स तक जो क्रेडिट है वो फ्रेंड्स मिल सकेगा। ओके, आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो एएमटी पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस आपको जो दिए गए हैं हमने उनकी यहाँ बात की, और आज के रिवीजन सेशन में हमने बायबैक ऑफ शेयर्स को लेकर भी चीजें रिफ्रेश की थी। तो आइए फ्रेंड्स, मैं उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रख देता हूं। Abhimanyu, a resident individual, held 25% equity shares in FMC Limited, an Indian company. The company's paid up share capital as on 31st March 2021 was rupees 10 lakhs, divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each, issued at a premium of rupees 20 each। मतलब 10 रुपीज शेयर की फेस वैल्यू, 20 रुपीज प्रीमियम लगाकर, मतलब 30 रुपीज पर उन्होंने 1 लाख शेयर्स पब्लिक में इशू कर रखे हैं। ओके। The shares were allotted to the shareholders on 1st October 2012. The company had gone for buyback of 30% of its shares on 30th April 2021 as per the provisions of the Companies Act. The company paid rupees 60 rupees per share on buyback. Explain and compute the tax effect in the hands of FMC Limited and Abhimanyu. सबसे पहले हम क्या कहेंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स का 30%, मतलब 30,000 शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है। ओके। और उन वो कितना दे रही है बायबैक पर, 60 रुपीज। उन्हें मिला कितना था इशू के टाइम पर, 10 + 20 दैट इज 30 रुपीज, राइट। ठीक है, दैट इज 30 रुपीज उन्हें माय डियर फ्रेंड्स मिला था। ठीक है, तो 30 रुपीज पर शेयर हम कह सकते हैं एक्स से जो अमाउंट बन रहा है वो ऑन बायबैक डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम यहां पर कहलाएगा। ठीक है, 30,000 शेयर्स पर 30 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 9 लाख बन गया,
और 9 लैक्स का 23.296%। 9 लैक्स का बायबैक वाला जो सेक्शन 115 क्यू है याद है, 20% टैक्स, 12% कंपल्सरी सरचार्ज और 4% सेस। तो जो भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए टैक्स का अमाउंट बन जाएगा। आप देखेंगे 23.296% यहाँ पर लायबिलिटी वो नजर आएगी। अच्छा, अभिमन्यु के एंड्स में कुछ होना है क्या ना, 1034A में उनके लिए चीजें एग्जाम्प्ट है। तो आप देखिए जो अभिमन्यु है वो मौज करें, उनके लिए टैक्स लायबिलिटी निल, कंपनी ने बायबैक पर इतना दिया, इश्यू पर इतना लिया, ये डिस्ट्रीब्यूट इनकम बना, इस डिस्ट्रीब्यूट इनकम पर उन्हें इस रेट से जो एडिशनल इनकम टैक्स है एज पर सेक्शन 115 क्यू है वो पे करना होगा। ठीक है, तो पहले फ्रेंड्स जो बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए टैक्सेबिलिटी को लेकर चीजें थी, पहले कुछ अलग हमें देखने को मिलती थी, अलग के सेंस में कि जैसे पहले अनलिस्टेड कंपनी के लिए अलग होती थी, लिस्टेड कंपनी के लिए हमें वो देखने को नहीं मिलती थी। तो वहां पर एग्जामिनर सिचुएशन बना देते थे कि भाई लिस्टेड अगर शेयर हो तो क्या होगा, तो फिर हम शेयर होल्डर को पकड़ते थे और अनलिस्टेड के केस में कंपनी को पकड़ते थे। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि अब आपको पता है कि बायबैक पर जो टैक्सेशन है वो कोई भी कंपनी हो उन पर इम्पोज किया जा चुका है। तो अब चीजें सिंपल हो गई हैं, राइट। अच्छा, और हमने आज के रिवीजन सेशन में जो डीम्ड इनकम वो सेक्शन 68 से 69 डी वाली और उनका टैक्सन 115 डबल बी वाला रिफ्रेश किया था ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आइए मैं वो भी आपके सामने रखता चलता हूं। द एसएससी मेसर्स कैरियर नेटवर्क, a partnership firm comprising of 4 partners who have contributed capital in the books of the firm but failed to explain satisfactorily the source of receipt in their individual hands. The assessing officer has proposed to tax the amounts credited in their accounts in the books of the firm as cash credit in the hands of the partnership firm. Is the action of AO valid? याद कीजिए रिवीजन सेशन में फ्रेंड सेक्शन 68 के साथ में मैंने ये केस लॉ भी आपको रिफ्रेश कराया था एडिशनली कि भाई देखो, अगर फर्म के पास में जो क्रेडिट बैलेंस है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये पार्टनर की कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है, तो उनके पार्ट पर नेचर और सोर्स की एक्सप्लेनेशन को लेकर कहां कोई फॉल्ट है? जो आप सेक्शन 68 फर्म पर लगा दोगे, कौन किसके पार्ट पर फेलुअर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो पार्टनर्स हैं वो उनके पास पैसा कहां से आया, वो उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आप उन्हें पकड़ो, उनके केसेस खोलो, उन पर टैक्स इंडिस्क्रिमिनेटिंग लगाओ। लेकिन वेंकटेश्वर राव के केस की भी मैंने तब बात की थी, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यही कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल कि भाई ये फर्म का प्रॉफिट है, ऐसा कुछ है नहीं, पार्टनर्स ने एज कैपिटल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, वो अपने हाथ में उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे कैश क्रेडिट के तौर पर फर्म के हैंड्स में टैक्स नहीं कर सकते। ये फर्म को यहां पर हम कहेंगे हार्डशिप क्रिएट करेगा, क्योंकि फर्म ने तो जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर दी है कि भाई ये हमारे लिए पार्टनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट की गई कैपिटल है, तो आप पार्टनर्स को टैक्स करो ना। आप यहां पर पार्टनर के लिए उसे टैक्स कर सकते हो, लेकिन फर्म पर आप सेक्शन 68 इन्वोक नहीं कर सकते। तो ईओ का ये जो एक्ट है ये हम कहेंगे वैलिड नहीं है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। इस केस में तो जैसा रिवीजन सेशन में हमने इस केस लॉ के लिए डिस्कशन किया था, वही चीज आपको यहां पर बस केवल और केवल अप्लाई करनी थी, नथिंग एल्स। एंड आइए जरा अब बहुत ही इजी सा जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो मैं आपके सामने रखता हूं, नवंबर 2013 का। आपको बस ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? द एडिशंस टू इनकम मेड बाय इन्वोकिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 आर सब्जेक्ट टू नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स एज एप्लीकेबल टू द एसएससी। हम कहेंगे क्यों मजाक कर रहे हो, सेक्शन 68 के अकॉर्डिंगली अगर कोई इनकम ऐड हुई है तो वो तो डीम्ड इनकम 115 डबल बी के दायरे में आएगी, जहां पर 70% टैक्स, जहां पर माय डियर फ्रेंड 60% फ्लैट टैक्स, 25% ऑफ 60% दैट इज 15% सरचार्ज, 60 प्लस 15 75 हो गया, और उसका 4% दैट इज 3
निकल कर आएगा, वो 75 में 3 ऐड करो तो 78% इफेक्टिव जो रेट है उससे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सेक्शन 68 वाली इनकम के लिए तो स्पेशली जो टैक्स रेट है वो हमें ये गिवन है, कोई एग्जाम्पशन वगैरह नहीं मिलती। तो यहाँ आपका ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि वो नॉर्मल रेट से टैक्स के लिए चार्जेबल बनेंगे, बिल्कुल नहीं, गलत है ये बात। अच्छा आइए सेक्शन 69C जो हमने रिफ्रेश किया था उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन रखता हूँ। The assessing officer found during the course of assessment of firm that is it had paid rent in respect of its business premises amounting to rupees 60,000 which was not debited in the books of accounts for the year ended 31st March 2022. The firm didn't explain the source for the payment of rent. The assessing officer proposes to make an addition of rupees 60,000 in the hands of firm for AY 22-23. The firm claims that the firms claim that even if the addition is made, the sum of rupees 60,000 should be allowed as deduction while computing its business income since it has been expended for purpose of its business. Examine the claim of firm. हम कहेंगे करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो, तो ये एक्सपेंडिचर सेक्शन 69C में आपकी डीम्ड इनकम बनेगा और सेक्शन 69C इटसेल्फ ये बोलता है कि उस एक्सपेंडिचर की आपको किसी भी हेड में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। इसीलिए आप जो क्लेम कर रहे हो कि इस फर्म रेंट का हमें एक्सपेंस अलाउड हो जाना चाहिए, फर्म का क्लेम टीनेबल मतलब वैलिड नहीं है। और आइए फ्रेंड्स मैं एक और क्वेश्चन रखना चाहता हूं आपके सामने में 2014 में जो इसी सेक्शन 69C वगैरह पर बेस्ड आपको दिया गया था। In the course of a scrutiny assessment of Mr. X, the assessing officer, on the basis of information available with him, sought an explanation for the source of the expenditure of rupees 20 lakhs incurred on the wedding of his daughter. The said expenditure was neither recorded in the books of account maintained nor was the explanation offered by Mr. X satisfactory. What are the consequences? तो सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, ये जो 20 लाख का एक्सपेंडिचर एसएससी ने किया है जिसका वो सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, यहां ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर बनेगा, सेक्शन 69C से ये डीम्ड इनकम के दायरे में आ जाएगा। फिर इसके बाद में सेक्शन 115BE भी पिक्चर में आ पाएगा और 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% सेस। यहां हम कह सकते हैं कि टोटल जो 78% है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम पेनल्टीज में माय डियर फ्रेंड्स एक सेक्शन 271AA डिस्कस करेंगे जो 115BB के टैक्स के 10% की इक्विवेलेंट पेनल्टी की भी बात करता है। इसीलिए फ्रेंड सेक्शन 271AA वाली 10% की पेनल्टी यहां पर और पिक्चर में आ सकेगी। तो आपने कॉन्सिक्वेंस पूछा है ना, तो जो भी ऑल पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमने यहां पर रख दिए। तो एक तो ये जो भी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है वो एसएससी की इनकम ट्रीट किए जा सकेंगे, राइट। तो मिस्टर एक्स के लिए 20 लाख रुपीस डीम्ड इनकम बन जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो टैक्स है वो 115BE में इस तरह से निकाला जा सकेगा। और एक पेनल्टी और है जो यहां पर 271AA की लग सकेगी और वो कितनी लगती है, 10% ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115BE की। ये माय डियर फ्रेंड्स पेनल्टीज चैप्टर में भी मैं आपको रिफ्रेश करा दूंगा, वैसे आप इससे अवेयर होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। तो यस फ्रेंड्स, तो जो भी हमने लास्ट रिवीजन सेशन में डिस्कशन किया था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए बन सकते थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन फ्रेंड्स हमने इस प्रैक्टिस सेशन में उन डिस्कस्ड टॉपिक्स पर और कर लिया है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपको बिजनेस ट्रस्ट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, कंसेशनल टैक्सेशन वगैरह रिवाइज भी कराऊंगा रिवीजन सेशंस की सीरीज के अगले पार्ट में, और फिर आगे प्रैक्टिस सेशन की सीरीज के अगले पार्ट में हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय टू यू एंड थैंक्स अ लॉट।